नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। आंदोलन के दबाव में नरेंद्र मोदी की सरकार 12 साल में दूसरी बार झुकी। पहली बार तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर। अब आप देखिए ये विडंबना, आप देखिए कि जिन दो आंदोलनों के सामने सरकार झुकी, इन दोनों में से कोई ऑर्गेनिक आंदोलन नहीं था, यानी स्वतः स्फूर्त या जिसको कहें जमीन से उठा हुआ आंदोलन। वो जो कथित किसान आंदोलन था उसमें किसान थे नहीं, आढ़तिये थे ज्यादातर, और ऐसे तत्व थे जो सरकार विरोधी या कहें देश विरोधी, देश विरोध तक जाने को तैयार रहने वाले ऐसे तत्व थे। कुछ बिचौलिए थे, कुछ आंदोलनजीवी थे। इन लोगों का जमावड़ा था जिन्होंने वो आंदोलन चलाया। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा बाहर से आ रहा था, संसाधन बाहर से आ रहे थे, और उसको जो है उस नैरेटिव को बनाने में लेफ्ट इकोसिस्टम काम कर रहा था। और अंत में सरकार को जो है झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकार गोली नहीं चलाना चाहती थी। वो उस आंदोलन को चलाने वाले चाहते थे कि एक गोली चल जाए, एक किसान मर जाए सरकार की पुलिस की गोली से, और उसके बाद हम पूरी दुनिया में इसको इस मुद्दा बना सकते हैं। सरकार नहीं चाहती थी कि ये हो। लाल किले पर जाकर जब उन्होंने ध्वज फहराया तब भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स पिटते रहे, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आखिर में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। उसके बाद ये दूसरा मौका है। इस आंदोलन को चलाने वाले, मैंने पहले 2-3 वीडियो में कहा कि इनका कोई जनाधार नहीं है, इनकी कोई पब्लिक स्टैंडिंग नहीं है, इनका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ये आंदोलन दरअसल भारत विरोधी तत्वों के नियंत्रण में चला गया है। पहले शुरू हुआ यह आंदोलन भारत विरोधी तत्वों के समर्थन से, उनके सपोर्ट से और उनके संसाधन से, लेकिन अब ये पूरी तरह से भारत विरोधी तत्वों के नियंत्रण में चला गया है। इसमें आपको मौलवी दिखाई देंगे, इसमें आपको पादरी दिखाई देंगे, इसमें आपको खालिस्तानियों का समर्थन दिखाई देगा, इसमें आपको हिंदू धर्म के खिलाफ लगते सबसे ज्यादा नारे हिंदू धर्म के खिलाफ लग रहे हैं। और नाम क्या है कि छात्रों का आंदोलन है, शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए। नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसके विरोध में, उसमें भगवान राम को, और फिर उसके बाद जो है यहाँ नारा लग रहा है तिलक तराजू और तलवार का। इसका छात्रों की शिक्षा व्यवस्था या नीट के एग्जाम के पेपर लीक से क्या मतलब है? लेकिन ये सब नारे लग रहे हैं। नारा लग रहा है, नाम रहेगा केवल अल्लाह का, और ऐसे लोग जुट रहे हैं जो घोषित रूप से भारत विरोधी है। मैं बार बार एक बात आपसे कहता हूं कि सरकार का विरोधी होना, भाजपा का विरोधी होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोधी होना, संघ का विरोधी होना, ये सब डेमोक्रेसी के अवयव हैं, तत्व हैं, जिनसे किसी को कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब देश विरोध की बात आ जाए तो सबको परेशानी होनी चाहिए। जो भी भारत का हित चाहता है, जो भी देश की चिंता करता है, उन सब लोगों को परेशान होना चाहिए। तो इसलिए इस आंदोलन को सफलता मिल गई है, इसने पहली सफलता चख ली है। और दीपके का बयान आपने सुना होगा, जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा हुई तो कहा कि ये पहला विकेट गिरा है। इसका मतलब आप समझ कर चलिए कि ये आंदोलन न तो छात्रों के लिए, न शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए, और न ही मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए था। ये आंदोलन सीधे सीधे तख्ता पलट के लिए है, सत्ता परिवर्तन के लिए है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है। ये वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन उस कोशिश वही है, और वो कोशिश चल रही है 2020 से। 8 साल से लगातार ये कोशिश चल रही है। हर संसद के सत्र से पहले कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। इस बार मुद्दा उठाया गया जिससे समाज में और देश में अराजकता पैदा हो, और अराजकता पैदा करने वाले तत्व इस बार सफल रहे हैं, सरकार नाकाम रही। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक, सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस कि इनके बस का नहीं है, इनका मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है, ये केवल जो है कुछ दिन तमाशा करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। जिस दिन सोनम वांगचुक को लिखकर दिया सरकार ने कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी हमारे कंसिडरेशन में है,
उसी दिन सरकार ने संकेत दे दिया था कि वो पीछे हटने को तैयार है इस मुद्दे पर। और आप कहें तो एक तरह की ये रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि सरकार ने इस पूरे आंदोलन को केंद्रित होने दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब इस्तीफा हो गया तो ये जो आंदोलनकारी हैं दीप के वगैरह, इनकी मांग है, 3 मांग है प्रमुख रूप से, 4 हो गई है अब। एक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हो गया। दूसरा, जिन छात्रों ने आत्महत्या की पेपर लीक के बाद, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। मुझे लगता है सरकार आज उसकी भी घोषणा कर देगी। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो सकता है इसकी घोषणा हो चुकी हो। 3:30 बजे से फिर से बैठक होने वाली है और इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 3:30 ही बज रहे हैं। कब तक बातचीत चलती है पता नहीं। तीसरी मांग है कि छात्रों के खिलाफ FIR जो दर्ज हुई है वो वापस हो और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो। और चौथी मांग जुड़ गई है कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। तो देखिए, 2 चीजें तो होंगी। सरकार ये भी स्पष्ट कर चुकी है कि जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से, और ये सोनम वांगचुक को जो आश्वासन दिया उसमें भी है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने हिंसा की, पुलिस पर हमला किया, मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ FIR वापस होगी। चौथी जो मांग है पुलिस वालों के खिलाफ FIR, तो हो सकता है कुछ पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए। ये सरकार इसको भी मान सकती है क्योंकि सरकार अब इस आंदोलन को किसी भी तरह से खत्म करना चाहती है। लेकिन सरकार के सिर्फ चाहने से नहीं होने वाला। सवाल यह है कि आंदोलनकारी क्या चाहते हैं। और दीपके का बयान आपने सुना होगा, फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये पहला विकेट गिरा है, ये अंत नहीं है। तो ये दरअसल ये आंदोलन आखिर में जाकर टिकेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग पर, उससे कम पर नहीं टिकने वाला है। और आंदोलनकारी जंतर मंतर से हटने को तैयार नहीं है। सवाल अब सरकार के सामने है, क्या सरकार उनको हटाने के लिए तैयार है? क्या सरकार बल प्रयोग करने का जोखिम उठाने को तैयार है? कोई भी एक्शन जो है वो बिना जोखिम के नहीं होता है। तो सरकार को जो है ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बार, मैंने कहा 2 बार ये सरकार झुकी है 12 साल में, लेकिन पहली बार सरकार की छवि को धक्का लगा है, उसकी साख को डेंट पहुंचा है। ये जो सरकार ने अपनी छवि बनाई थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वो हो गया। और इस्तीफा हुआ नहीं, मतलब 2 चीजें होती है, 2 परिस्थितियां होती है। एक, आप इस्तीफा ले लेते हैं, दूसरा होता है आपको इस्तीफा लेना पड़ता है। तो यहां दूसरी बात हुई है, आपको इस्तीफा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपके सामने कोई विकल्प नहीं रह गया था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा। और धर्मेंद्र प्रधान केवल बहाना है, असली निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है राजनीति पर, राजनीतिक दलों पर, इन आंदोलनकारियों पर? कौन सा मंत्री है, किस विभाग का, कौन नहीं है, इनसे क्या मतलब? इनको जो लोग, जिन लोगों ने खड़ा किया है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, जो भारत में रिजीम चेंज चाहती हैं, जो भारत में रिजीम चेंज की लंबे समय से कोशिश कर रही हैं, कम से कम 8 साल से तो कर ही रही हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं रुकने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनके लक्ष्य का एक मामूली सा मील का पत्थर था जो पार कर लिया उन्होंने। अब ये आंदोलन और उग्र रूप धारण कर सकता है। अब यहीं से सरकार की अग्नि परीक्षा शुरू होगी कि ऐसी चुनौती के सामने या ऐसी चुनौती से वो किस तरह से निपटती है, ये जानते हुए भी कि इन लोगों के पास कोई बड़ा जनाधार नहीं है। क्या सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेने का जोखिम मोल लेगी? आजाद भारत के इतिहास में 2-3 बड़े उदाहरण हैं ऐसे, बल्कि 4 कह लें मुख्य रूप से अगर कहें। पहला हुआ जेपी मूवमेंट, सरकार ने बल प्रयोग किया, नतीजा ये हुआ सत्ता परिवर्तन हो गया। इमरजेंसी लगाने के बाद भी सरकार सत्ता नहीं बचा पाई। 77 में चुनाव जैसे ही हुआ, इंदिरा गांधी की, कांग्रेस की सत्ता चली गई। दूसरा आंदोलन हुआ वीपी सिंह का,
उसमें कोई बल प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी सत्ता परिवर्तन हो गया। तीसरा हुआ अयोध्या का। अयोध्या के आंदोलन में अच्छा खासा बल प्रयोग हुआ, हर तरह से हुआ, हर तरफ से हुआ, और नतीजा ये हुआ, वो आंदोलन लंबा चला और नतीजा ये हुआ कि पूरी राजनीति बदल गई, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन हो गया। और चौथा आंदोलन मेरी नजर में अन्ना हजारे का हुआ। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी बल प्रयोग हुआ और सरकार ने समझौता किया भी और नहीं भी किया, दोनों काम किया, समझौता भी किया, बल प्रयोग भी किया। तो दो नावों की सवारी की और बीच में गिर गई, सत्ता चली गई। इस समय ये जो आंदोलन है, इससे पहले के जो आंदोलन थे, उनका राजनीतिक लाभ कौन उठा सकता है, कौन उठाने की स्थिति में है, ये बिल्कुल स्पष्ट था। इस समय जो ये आंदोलन है, इसके राजनीतिक फल के बारे में आप अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा रीजनल पार्टीज हैं, उनमें से किसी को इसका फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो दीपके है, उसकी अभी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, और मुझे लगता है आने वाले समय में जल्दी ही कॉकरोच जनता पार्टी रजिस्टर हो जाएगी, पार्टी बनेगी। लेकिन आप देखिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बल पर उसका फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली, राजनीतिक दल बना लिया, लेकिन देश के दो प्रदेशों, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली तो बल्कि यूनियन टेरिटरी ही है विधानसभा के साथ, दिल्ली और पंजाब के बाहर 12 साल हो गए, वो उससे बाहर निकल नहीं पाए। क्या दीपके अरविंद केजरीवाल के उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? सवाल यह है कि उनके पास संगठन, उनके पास नेता, नेतृत्व और मुद्दा क्या होगा। इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाकर, जिससे सेंटिमेंट जुड़े हुए थे बच्चों के और अभिभावकों के, उसका फायदा उठाया, सरकार दबाव में आई, सरकार ने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं दिखाई, सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में रही, और सोनम वांगचुक का अनशन टूटने के बाद लग रहा था कि सरकार सफल हो गई, और हो भी गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद की तैयारी सरकार ने नहीं की। मान लीजिए कि यही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सोनम वांगचुक की मांग पर अगर सरकार ने करा दिया होता, तो आज जंतर मंतर पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है उस तरह का ना दिखता, तब भी वो जश्न मनाते, क्योंकि उनकी भी मांग थी। लेकिन इसकी शुरुआत तो सोनम वांगचुक ने की थी, और क्रेडिट अगर सोनम वांगचुक को मिल जाता, तो सोनम वांगचुक जो है सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है। उनका पूरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र जो है लद्दाख तक सीमित है। अब ये जो हुआ है, इन आंदोलनकारियों का राजनीतिक क्षेत्र कितना होगा, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। जो परंपरागत पार्टियां हैं, और खासतौर से कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खेमे में मुझे लगता है आज कभी खुशी कभी गम वाला माहौल होगा। खुशी ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कांग्रेस भी मांग रही थी, तो वो दावा कर सकते हैं कि हमारी जीत हुई, हमारी मांग पर, हमारे दबाव पर सरकार ने इस्तीफा करा दिया। लेकिन गम इसलिए कि इसका श्रेय दीपके को मिलता हुआ दिख रहा है, उसके साथियों को, कांग्रेस पार्टी को नहीं। इसका श्रेय कोई कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जनता में भी इसका श्रेय, जो लोग इस आंदोलन के समर्थक थे, वो इसका श्रेय राहुल गांधी को नहीं देने वाले हैं। इसका श्रेय अगर किसी को मिलेगा तो वो अभिजीत दीपके को मिलेगा और उनके साथियों को मिलेगा, और उनके पास कोई राजनीतिक दल है नहीं। लेकिन राजनीतिक दल होगा नहीं ये तो नहीं कह सकते। तो ये तैयारी किसी विधानसभा चुनाव की नहीं है, ये 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। अब देखना यह है कि इसका असर जनता पर तो बाद में दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन पर इसका क्या असर पड़ता है, इससे तय होगा कि राजनीतिक समीकरण कैसे बनेंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।